राहुल गांधी जी का एक कथन, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति और हम शक्ति से लड़ रहे हैं। ये कथन राहुल गांधी जी ने एक रैली में कही और ये कथन उन्होंने उद्धव ठाकरे के सामने कही। जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं, अब बीजेपी ने राहुल गांधी पर कंप्लेन दर्ज कर दी है ECI में। ये ECI क्या है, जिसे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो चुनाव आयोग में राहुल गांधी जी पे हो गई है कंप्लेन, साथ ही साथ बीजेपी पर भी कंप्लेन हुई है और बीजेपी पे कंप्लेन की है DMK द्वारा। तो ये बहुत बार हमने इन कंप्लेन्स के बारे में सुना है। कंप्लेन क्या है? कंप्लेन ये है कि आपने किसी भी रिलीजियस एस्पेक्ट पर कैसे कमेंट कर दिया, यानी आपने कोई संप्रदाय पे कैसे कमेंट कर दिया या आपने किसी धर्म पर किस तरह से कमेंट कर दिया, ये इसका मुद्दा है। तो हम पहले समझेंगे पूरा मुद्दा क्या है, साथ ही साथ हम समझेंगे कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसमें क्या जरूरी है। आप जानते हैं कि चुनाव होने वाले हैं और जो वोटिंग है वो 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, 1 जून तक वोटिंग चलेगी और उसके बाद जो इलेक्शंस हैं यानी कि जो रिजल्ट आएंगे वो 4 जून को आएंगे। अब मुद्दा यह है कि धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार, आप किसी भी तरह से धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। ये बात कहां लिखी गई है? तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव के डेट्स को अनाउंस करती है कि कब वोटिंग होगा और कब रिजल्ट आएगा, साथ ही साथ आचार संहिता भी लागू हो जाता है, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जिसमें पार्टी और उम्मीदवार को जिम्मेदारी के साथ बिहेव करना होता है। कोई भी ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करना होता है जिससे हिंसा या नफरत, समुदाय में नफरत या हिंसा फैले या पैदा हो। तो हम जानेंगे यहां पर कि मुद्दा यही है कि आप सुन रहे हैं कि बीजेपी ने कंप्लेन दायर कर दी है राहुल गांधी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है जो कि शक्ति है और शक्ति शब्द का इस्तेमाल करके इन्होंने हिंदू समुदाय के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। DMK ने भी बीजेपी पर इसी तरह से एक कंप्लेन दर्ज कर दी है ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग में। तो आचार संहिता की जब हम बात करते हैं, आदर्श आचार संहिता की, जिसे हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, तो ये बात यह है कि किसी भी तरह से मतभेद या नफरत की जो भावना है वो समुदाय में या लोगों के बीच नहीं आनी चाहिए। कोई भी ऐसा नेता या कोई भी ऐसा उम्मीदवार ऐसा कुछ ना कहे जिससे लोगों के बीच इस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो। 1990 के पहले ये जो आचार संहिता थी, इसको बहुत सख्ती से लागू नहीं किया गया था। आचार संहिता सभी के ओपिनियन और सभी के बातों को सुनकर, जितने भी पार्टीज हैं सबको सुनकर एक कॉमन व्यू पॉइंट पर लोग आए और तब उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया, यानी आचार संहिता को लागू किया। 1990 के पहले इस पर बहुत ज्यादा सख्त कानून भी नहीं था और ना ही इसे सख्ती से लागू किया गया। लेकिन उसके बाद से अगर किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है या किसी भी पूजा स्थल पर, पूजा स्थल कुछ भी हो सकता है, कोई मंदिर में, कोई गुरुद्वारे में, कोई मस्जिद में अगर चुनाव प्रसार हो रहा है तो उसे रोका जाए, इस पर कानून बन चुके हैं, है ना। तो किसी भी आप पूजा स्थल के मंच को उपयोग नहीं कर सकते हैं चुनाव प्रसार के लिए। लेकिन इस पर जो कानून है, क्योंकि ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, यानी कि कोई ना ये वैधानिक निकाय है ना ये संवैधानिक निकाय है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई डायरेक्ट कोई कानून नहीं है जिससे किसी को पनिश किया जाए। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये समझ जाए कि ये जो भी चीज हुआ है, जो भी गतिविधि की गई है, वो एक भ्रष्ट चुनावी अभ्यास है या किसी भी तरह से वो किसी संप्रदाय को आहत कर रहा है, तो RPA एक्ट यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत लोगों को पनिश किया जा सकता है। और अब पनिशमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उन्हें आने वाले 6 दिनों तक, 6 डेज तक प्रचार नहीं करने तक से, मतलब दे कैन बी बार्ड दैट यू कैन नॉट कैंपेन टिल 6 डेज, अंटिल 6 डेज, यानी कि आप प्रचार नहीं कर सकते। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जो सदस्यता है यानी उनकी जो उम्मीदवारी है उसको भी रद्द किया जाए। तो बिफोर 1961 ये इसको जितने भी इस तरह के जो भी फैक्ट्स थे यानी कि जो भी एक्ट्स थे उनको डाला गया था चुनावी अभ्यास में,
लेकिन अब इनके लिए अलग अलग क्लॉजेस निकल चुके हैं। क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि किसी भी उम्मीदवार को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट ठहराया हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना हो कि हाँ उन्होंने गलती की थी? तो बाल ठाकरे जो कि शिवसेना के थे, 1995 में इनको कन्विक्शन दिया गया कि क्योंकि इन्होंने वायलेशन किया है आचार संहिता का, आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो इन्हें 2 से 3 दिन तक मना कर दिया गया कि वो कैंपेन नहीं कर सकते हैं। 2 से 3 दिन तक वो कैंपेन नहीं कर पाएंगे। आरपीए एक्ट यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ये कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 123 क्लॉज 3 में ये बात बताई गई है कि किसी भी तरह से रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर कोई भी प्रचार नहीं करेगा। और ये उद्देश्यपूर्ण है। उद्देश्यपूर्ण होने का मतलब है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरा ये धर्म है तो हम अपने धर्म पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन अगर जो जनता है वो वहां मौजूद है और उस समुदाय के धर्म को भी कोट किया गया कि इस समुदाय का ये धर्म है और इनके धर्म पर वोट मांगा जाए या उनके रिलीजन पर वोट मांगा जाए, उनके रेस पर वोट मांगा जाए, वो भी आचार संहिता के खिलाफ है। उन्हें अगर बार किया जाए तो कम से कम 6 साल तक भी बार किया जा सकता है कि अब 6 साल तक कोई भी उम्मीदवारी नहीं लड़ सकते हैं और साथ ही साथ प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकते हैं। ये बात बताई जाती है। इसके ऊपर एक पहले से कानून आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो अगर आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर कुछ लिखना हो तो आप इस केस का हवाला दे सकते हैं। अभिराम वर्सेस सीडी कोमाचेन 2017 का ये केस 7 जजेस की बेंच थी, जहां पर 4:3 का जजमेंट आया और बोला गया कि नहीं, किसी भी तरह से धर्म के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता है। और यह उद्देश्यपूर्ण होगा। उद्देश्यपूर्ण होने का मतलब है कि ना ही सिर्फ जो कैंडिडेट है उनके धर्म को कोट करना है, बल्कि साथ ही साथ जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग वहां मौजूद हैं, या वो अगर किसी समुदाय को के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं तो उसको भी यहाँ कोट नहीं करना है। छोटे रूप में भी नहीं, बड़े रूप में तो खैर नहीं ही करना है, क्योंकि जो भी पूरा चुनाव की ये प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ये कंडक्ट कराई जाती है, ये पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ध्यान देते हुए, यानी कि हमारे देश में जो संविधानवाद है, जो संविधान को हम ध्यान दें, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ध्यान दें और वहां पर किसी भी तरह से पोलराइजेशन या हम ध्रुवीकरण नहीं कर सकते हैं। और इस कारण से ये जिम्मेदारी है जितने भी दल हैं और जितने भी उम्मीदवार हैं कि वो इस आचार संहिता का पालन करें, क्योंकि हुआ भी तो ये जो बना है पूरा आचार संहिता वो भी इनके ही मतलब इन लोगों ने माना है, सारी पार्टीज ने अपना मत दिया है, उसके बाद ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बनाया गया है। तो अब इसे और सख्ती से लागू करने की बात की जा रही है। अब हम इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं? निजात पाने का यही तरीका है कि सारे लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से समझें। तो यहाँ पे हमने समझा कि जब भी कोई मुद्दा होता है तो कंट्रोवर्सी के ऊपर नहीं जाकर आपको न्यूज किस तरह से पढ़ना है, आपको इस तरह से नहीं पढ़ना कि राहुल गांधी ने क्या कहा या बीजेपी ने क्या कहा, डीएमके ने क्या कहा। आपको इस तरह से पढ़ना है कि इस मुद्दे के बाद हमारा क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो हमने यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को समझा, उसके सेक्शन 123 को समझा, साथ ही साथ हमने प्रॉब्लम समझा, उसके सॉल्यूशंस को भी समझा। तो हमेशा आप आंसर को इस तरह से लिखें कि स्ट्रक्चर्ड आंसर रहे, जहां पे आप न्यूज के फैक्ट्स लिख रहे हैं, आप उसके इश्यूज लिख रहे हैं, उसके चैलेंजेस लिख रहे हैं और लास्ट में वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यानी कि उसके क्या उपाय हैं, आप उसको लिखें। अगर आप इस तरह से आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं, साथ ही साथ आप जो भी मुद्दे हैं उसके फैक्चुअल डिटेल्स को समझना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास कंटेंट क्रिएशन नहीं होगा आप ना प्रीलिम्स निकाल पाएंगे और मेंस में आंसर आप कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर कैसे करेंगे अगर आपके पास कंटेंट नहीं है। तो बीपीएससी की अगर आप पूरी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं जहां पे आप प्री और मेंस दोनों को एक साथ पढ़ सके और उसके बाद अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह से करें कि आपको इंटरव्यू में भी कहीं कोई समस्या ना आए, इसके लिए हमारे बैचेस आ चुके हैं। चाणक्य 4.0 बैच में आप एनरोल कर सकते हैं या फिर आप बीपीएससी का महाबचत पैक ले सकते हैं, जहां पर आपको चाणक्य 4.0
जहां प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी होती है, चाणक्य 2.0, चाणक्य प्रीलिम्स 2.0, जहां आपको सिर्फ प्रीलिम्स का एक बूस्टर बैच मिलेगा, एनसीईआरटी का बैच और आपका टेस्ट सीरीज का बैच। ये सारे बैच आपको बीपीएससी के महाबचत पैक में मिल जाएंगे। इन दोनों बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। 90% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा होली हंगामा में, और साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दी जाएगी। थैंक यू।